औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर। नाज़रीन कराम, हमारा ये ईमान है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजह तख्लीक़ कायनात है, तो फिर हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हमारा उनके ऊपर ईमान है और हम उन पर ईमान लाए हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खालिस तौहीद से आशनाई दी है, तो फिर हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात, अल्लाह पाक के अहकामात पर अमल करें और आसानियां तकसीम करने वाले बन जाएं। ये नहीं है कि हम अपने हक के लिए तो चीखें पुकारें कि हमें हमारा हक नहीं बन रहा मिल रहा, और जो हमारी जिम्मेदारियां वो हम अदा ना करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज जो जजमेंट है वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की लेटेस्ट 2024 की जजमेंट है। इसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के हवाले से बात की गई है, और सबसे अहम बात यह है कि इस जजमेंट में एक जजमेंट जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की थी, जो रिपोर्टेड जजमेंट थी, उसको भी जो है वो ओवर रूल कर दिया गया है। ये सिविल अपील नंबर 1877 बटा 2016 है। 2016 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दी थी, जो रिपोर्टेड जजमेंट है उसका भी जिक्र करेंगे हम। उसको इस जजमेंट में, उसी केस में, सेम केस भी सेम है, उसको जो है ना वो गैर कानूनी करार दिया गया है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि सिविल अपील नंबर 1877 बटा 2016 मतलूब इलाई पर राचा वर्सेस राजा अरशद महमूद एंड अदर, मिस्टर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने, मिस्टर जस्टिस शाहिद वहीद साहब ने और मिसिस जस्टिस मसरत हलाली साहिबा ने इस केस को सुना, और इसका फैसला जनाब जस्टिस शाहिद वहीद साहब ने लिखा है। जस्टिस शाहिद वहीद साहब लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस रहे हैं, पेश होने का मौका मिलता रहा है उनके सामने। सिविल के बहुत अच्छे जज हैं। नाज़रीन कराम, इसमें a suit for specific performance was instituted. The case continued until it was dismissed after 8 years of litigation. ये दावा तमील मुख्तस का था और ये दावा चलता रहा 8 साल। इसके ऊपर मुकदमाबाजी होती रही जब तक कि ये डिसमिस नहीं हो गया। ये तो इसका पहला राउंड था। द सेकेंड राउंड ऑफ लिटिगेशन वॉज ब्रॉट बाय द प्लेंटिफ टू रिकवर अर्नेस्ट मनी। पहले उसने दावा किया प्लेंटिफ ने कि जनाब ये मुझसे मुआहदा किया गया है और ये पैसे जो रहते हैं ये लिए जाएं और ज़मीन मेरे हवाले की जाए। ये लिटिगेशन 8 साल तक चली और ये दावा जो था वो डिसमिस हो गया, खारिज हो गया। उसके बाद फिर उसने नया सेकंड राउंड ऑफ लिटिगेशन शुरू किया, और उसमें उसने फिर कहा जनाब जो पैसे मैंने अदालत में जमा करवाए थे, जो मैंने सॉरी अदालत में भी जमा करवाए जाते हैं, वैसे भी दिए जाते हैं, तो मैंने जो पैसे जमा करवाए थे एज ए अर्नेस्ट मनी, जो बकाया रकम थी, वो भी मुझे, जो मैंने दी हुई है डिफेंडेंट को, मुझे वापस की जाए। जब उसने मुझे सौदा ही नहीं मेरा दे रहा, मेरी चीज़ ही नहीं दे रहा, मुझे ज़मीन ही नहीं दे रहा, तो मेरे जो पैसे हैं वो मुझे वापस किए जाए। टू विच द काज ऑफ एक्शन अरोज आफ्टर डिसमिसल ऑफ द फर्स्ट सूट ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। पहला तो उसका दावा जो था वो इस बुनियाद पर था कि ये मुझसे मुआहदा हुआ है, इसके ऊपर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के कानून के तहत इसके ऊपर जो है वो अमल दरामद करवाया जाए। ये थी लिटिगेशन। वो अमल दरामद नहीं हो सका, इसका दावा मुस्तरद हो गया। फिर इसने किया जनाब ठीक है, मेरा दावा तो मुस्तरद हो गया, मेरा जो एग्रीमेंट था उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करवा सकी अदालत, अब जो पैसे मेरे डिफेंडेंट के पास है वो तो मुझे लेकर दिए जाए। ये उसने फिर दोबारा दावा किया। ये काज ऑफ एक्शन रोज आफ्टर द डिसमिसल ऑफ द फर्स्ट सूट फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एंड हैज रीच सुप्रीम कोर्ट इन अपील 18 ईयर्स आफ्टर द सेल एग्रीमेंट। सुप्रीम कोर्ट में ये सेल एग्रीमेंट जो हुआ था उसके 18 साल बाद सुप्रीम कोर्ट में ये केस पहुंचा। तो ये इसमें जो है वो सूरत हाल है।
उम्मीद है कि आप इसके फैक्ट्स केस के जान चुके होंगे। नाज़रीन किराम, इसमें एक तो मैं आपकी खिदमत में जो पेश करूंगा, जो इसमें जो इशू डिस्कस किए गए हैं वो तकरीबन 4 इशू बनते हैं। हम उनको मैं लहरा लहरा से भी इशू को डिस्कस करूंगा ताकि छोटी वीडियो में भी हमें इसकी समझ आ सके, शॉर्ट वीडियो में। तो इसमें जो पहला इशू डिस्कस किया गया है वो ये है, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑर्डर 2 रूल 2 सीपीसी, के ऑर्डर 2 रूल 2 सीपीसी का मकसद क्या है। तो जनाबे वाला, द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सैल्यूटरी रूल इज डाउटलेसली टू प्रिवेंट ऑफ अ मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स। ऑर्डर 2 रूल 2 का मकसद यह है कि ज्यादा मुकदमाबाजी से ग्रेज किया जाए। जब काज ऑफ एक्शन पैदा हो गई है तो फिर वाकई वो चीज उसका केस कर दिया जाए, ज्यादा मुकदमाबाजी में ना पड़ा जाए। So it is now old line that Order 2 Rule 2 CPC is intended to deal with the vice of splitting a cause of action. ये एक हकीकत है कि Order 2 Rule 2 जो है वो जो काज ऑफ एक्शन जब पैदा होता है उसको डील करने के लिए है कि जैसे ही काज ऑफ एक्शन पैदा होता है तो वैसे ही उसको जो है वो उसके हवाले से जो दावा करना है वो कर दिया जाए। यानी कि ये अब पुरानी बात है कि ऑर्डर 2 रूल 2 सीपीसी का मकसद कार्रवाई की वजह को तकसीम करना, यानी कि कार्रवाई को तकसीम ना किया जाए, अदालती कार्रवाई को, बल्कि जैसे ही कोई मसला पैदा होता है, कॉज ऑफ एक्शन पैदा हो गई है ना, तो उसका केस कर दें। ये नहीं कि अब एक केस अब किया, एक बाद में किया, एक बाद में किया। It provides that a suit must include the whole of any claim. इसका मकसद यह है कि सारे का सारा जो दावा है उसको क्लेम किया जाए। यानी कि it provides that a suit must include the whole of any claim that the plaintiff is entitled to make in respect of the cause of action on which he sues, and that if he omits, except with the leave of the court, to sue for any relief to which his cause of action would entitle him, he cannot claim it in a subsequent suit. इसका मकसद यह है कि जब उसने दावा किया और उसको जो काज ऑफ एक्शन थे उस वक्त उसने वो क्लेम नहीं किए तो फिर वो दोबारा क्लेम नहीं कर सकता। पहला तो ये है इसकी बात। लेकिन अगर वो अदालत की इजाजत ले लेता है कि जनाब ये मैं बाद में दूसरे दावे में ये चीज करूंगा, तो फिर तो उसे इजाजत मिल सकती है। द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सैल्यूटरी रूल इज डाउटलेसली टू प्रिवेंट अ मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट। तो ये जो मकसद है इसका वो यही है कि बहुत ज्यादा जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ मुकदमाबाजी बहुत ज्यादा जो बढ़ जाती है उसको खत्म किया जाए। बल्कि ऑर्डर 2 रूल 2 ये कहता है कि आपकी जब काज ऑफ एक्शन पैदा हुई है तो आप उसका मदावा करें और अपना वो हक मांग ले जो आपको मिला है। तो ये थी इसकी एक बड़ी अहम वजह जो हमने आपकी खिदमत में अपनी इस गुफ्तगू में पेश की। अब इसमें जो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट में मतलूब इलाई पराचा वर्सेस राजा अरशद महमूद एंड अदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला, जिसे जस्टिस शाहिद वहीद साहब ने लिखा है, इसमें यह डिस्कस किया गया ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के दावे में बड़ी लैंडमार्क जजमेंट है कि वेदर द प्लेंटिफ शुड सू फॉर ऑल कॉजेज ऑफ एक्शन इन वन सूट इफ दीज अराइजेज फ्रॉम वन ट्रांजैक्शन एज पर ऑर्डर 2 रूल 2 सीपीसी। इस वीडियो में इस गुफ्तगू के इस हिस्से में जो हम चीज डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि जनाब के जो प्लेंटिफ है, मुद्दई है, उसको अगर एक ट्रांजैक्शन जो है उससे मुतल्लिका जितने भी कॉज ऑफ एक्शन पैदा हुई हैं, क्या उसे वो एक ही उनका जो दावा है वो उसे इकट्ठा कर देना चाहिए। मसलन ट्रांजैक्शन हुई, लेन देन हुआ, पैसे दे दिए, प्लाट नहीं मिला,
दावा दायर किया, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का प्लाट नहीं मिला, तो क्या उसे प्लाट मिलने के साथ साथ जो उसने पैसे जमा करवाए थे वो भी साथ ही वापस मांग लेने चाहिए? मतलब ये है कि एक ट्रांजैक्शन, एक एग्रीमेंट की बेस पर अगर कोई आपका आप दावा कर रहे हैं तो ऑर्डर टू रूल टू कहता है, अदालत ने यह क्वेश्चन उठाया कि क्या जब एक ही ट्रांजैक्शन की वजह से, एक ही एग्रीमेंट की वजह से कॉज ऑफ एक्शन जो पैदा हो रही है, क्या उसको एक दफा ही सू कर लेना चाहिए, मांग लेना चाहिए? तो आइए इस बात का जवाब हम इस गुफ्तगू में लेते हैं। ऑर्डर टू रूल टू सीपीसी डज नॉट रिक्वायर दैट व्हेन सेवरल कॉजेज ऑफ एक्शन अराइज फ्रॉम वन ट्रांजैक्शन द प्लेंटिफ शुड सू फॉर ऑल देम इन वन सूट। तो देखिए, ऑर्डर टू रूल टू सीपीसी ये नहीं कहता कि जो बहुत सारी कॉज ऑफ एक्शन पैदा हो गई हैं एक ट्रांजैक्शन से, उनको द प्लेंटिफ शुड सू फॉर ऑल देम इन वन सूट, कि एक ही दावे में उनको करे, ऐसा नहीं है। जब एक काज ऑफ एक्शन पैदा होगी तो तब भी वो करेगा ना। अब ट्रांजैक्शन एक हो गई है, उससे अगर कोई वजह बनी है कि वो अभी वो कॉज ऑफ एक्शन पैदा नहीं हुई, जैसे इस केस में जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं कि इसने प्रॉपर्टी के पैसे दे दिए, दावा किया कि जनाब प्रॉपर्टी मुझे दी जाए और बाकी पैसे ये मैं दे रहा हूं, ये ले लिए जाएं, लेकिन उसे प्रॉपर्टी नहीं दी गई, तो उसका पहला क्लेम तो यह था कि मुझे प्रॉपर्टी दी जाए। तो बकाया पैसे का तो अभी कॉज ऑफ एक्शन ही पैदा नहीं हुआ, तो इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि उसको बकाया पैसे जो उसने पैसे दे दिए हुए थे वो भी वापस लेने की साथ ही दावा करे, और साथ जो उसका प्रॉपर्टी थी वो भी साथ ही मांगे। तो ऐसा नहीं है। दिस प्रोपोजिशन गेट्स स्ट्रेंथ फ्रॉम Samanthan Chatterjee versus Plangappa Chatterjee, in which the Privy Council observed that Rule 2 of Order 2 CPC is directed to securing the exhaustion of relief in respect of cause of action and not to include in one and the same action of different causes of action even though they arise from the same transaction। तो प्रीवी काउंसिल के केस लॉ का उन्होंने हवाला दिया है कि जनाब the plaintiff after order to rule 2 CPC does not require that when several causes of action arise from one transaction the plaintiff should sue for all them in one suit। तो order to rule 2 ये नहीं कहता CPC का कि आपको अगर बहुत सारी काजेस एक कॉज ऑफ एक्शन पैदा हो गई हैं एक ट्रांजैक्शन पे, तो आप उनको फौरन जो है उनके ऊपर केस कर दें, ऐसा नहीं है। बल्कि जो कॉज ऑफ एक्शन उस ट्रांजैक्शन की वजह से पैदा हुई है सब्सिक्वेंटली, तो वो तो उसका तो बाद में फिर केस बनेगा ना, दावा बनेगा। पहले वो कैसे मांग सकता है? अब उसे क्या पता कि वो प्रॉपर्टी उसको वो कि नहीं मिलनी, तो वो कहे जी मुझे पैसे वापस करो। भाई पैसे तो जो उसने दिए वो तो अभी कॉज ऑफ एक्शन उसका ये है कि मेरी प्रॉपर्टी जो मैंने खरीदी है मुझसे वापस मुझे दो। तो जो उसने पैसे उसे दिए हुए वो मांगना तो फिर बाद की बात आएगी ना। इसी बेस पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला था जिसको फिर बाद में नलीफाई किया गया, ओवर रूल किया गया। यही सेम इसी केस को किया था और अब ये सुप्रीम कोर्ट ने उसको ओवर रूल कर दिया है कि वो गलत था फैसला। तो ये हमने इसमें ये पढ़ा कि जनाब जो प्लेंटिफ है वो अगर एक ट्रांजैक्शन से बहुत सी उसे काज ऑफ एक्शन पैदा हो रही हैं, तो ज़रूरी नहीं कि वो सारी काज ऑफ एक्शन को एक ही दफ़ा जो है उसका सू कर दे, केस कर दे। जब वो काज ऑफ एक्शन पैदा तो हुई है, लेकिन हो सकता है कि उस वक्त वो काज ऑफ एक्शन पैदा हो सकती थी इन फ्यूचर, अभी भी वो स्टिल कायम इंटैक्ट है, लेकिन अभी उसकी बारी नहीं आई, तो वो कैसे उसका सूट कर सकता है? तो नाज़रीन कराम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी जो हमने आपकी खिदमत में पेश की। तो नाज़रीन, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट सिविल अपील नंबर 1877/2016 जस्टिस शाहिद वहीद साहब ने इस केस का फैसला लिखा है। 3 जस्टिस साहबान ने इस केस को सुना। इसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के हवाले से बात हो रही है। इसमें जो हम इशू डिस्कस कर रहे हैं ना इस वीडियो में, वो ये है कि वेदर द प्लेंटिफ आफ्टर विदड्रॉइंग हिज सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द एग्रीमेंट टू सेल कुड फाइल अ फ्रेश suit to recover the earnest money paid to the defendant under the said agreement। लो जनाब, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि प्लेंटिफ ने दावा किया,
वो दावा उसने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का था, वो उसने वापस ले लिया। जो एग्रीमेंट टू सेल का उसने दावा किया कि जनाब मेरी प्रॉपर्टी मुझे दी जाए जिसका मैंने सौदा किया हुआ है, तो अब उसने दावा वापस ले लिया। तो क्या अब वो अपने जो पैसे उनके पास एडवांस में जा चुके हैं उनको रिकवर करने के लिए वो फ्रेश सूट फाइल करेगा या नहीं करेगा? काज ऑफ एक्शन ऑर्डर टू रूल 2 कहता है कि अगर सेम ट्रांजैक्शन से अगर वो कॉज ऑफ एक्शन पैदा हुई है और बाद में भी पैदा होगी तो बाद में भी आप जा सकते हैं। नाज़रीन इकराम, द राइट टू पोजेशन अक्योर्स ओनली व्हेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज डिग्रीड। पोजेशन का जो राइट था, हक था, ये उसी वक्त पैदा होना था जब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की उसकी डिग्री हो जाती। ठीक है। सिमिलरली द राइट टू रिफंड ऑफ अर्नेस्ट मनी क्योर्स ओनली व्हेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज डिनाइड। तो भाई जब उसने दावा ये किया कि मेरा ये दावा डिग्री किया जाए, मुझे मेरी ये प्रॉपर्टी दी जाए, उस वक्त तो उसका राइट ऑफ पोजेशन था जो डिनाई हो गया, नहीं मिला। जब वो डिनाई नहीं हुआ तो तब कॉज ऑफ एक्शन पैदा हुई कि अब वो जो रकम उसने दी हुई है वो उसे वापस की जाए। ओनली व्हेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज डिनाइड। बड़ी खूबसूरत ये तफसील है। As such, the facts relating to the denial of specific performance resulting from the cancellation of the agreement to sell and the settlement agreement in the case constituted a fresh cause of action, and therefore the second suit for recovery of money based thereon could not be held to be barred under Order 2 Rule 2 CPC। जनाब उसने कहा जी मुझे पोजेशन दिया जाए, पोजेशन डिनाइड हो गया, अब दूसरी काज ऑफ एक्शन अब पैदा हुई है पैसे वापस लेने की। तो इस बेस पर ऑर्डर 2 रूल 2 के तहत आप ये जो उसने फ्रेश सूट फाइल किया अपनी अर्नेस्ट मनी वापस लेने के लिए, उससे टाइम बार्ड नहीं कह सकते, क्योंकि ये काज ऑफ एक्शन उस वक्त पैदा हुई है जब उसका वो एग्रीमेंट कैंसिल हो गया है पोजेशन लेने वाला स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का। Approach of the objection based on the bar contained in the provision of order 23 रूल 1 CPC। यानी आपका जो ऑर्डर 23 है, रूल 1 CPC है, ये रोमन का है। रोमन में इसे जो है ना वो लिखा गया है x 2x जो है वो 20 बन गए और 1 2 3 ये 23 बन गया। ये रोमन की बात का समझ नहीं आती, लेकिन ये इसमें यही लिखा होता है, इसी तरह ये लिखते हैं जजमेंट्स में ताकि लोगों को मजीद समझ ना आए, यानी कि फैसलों को मुश्किल से मुश्किल अल्फाज में। यहाँ पे अगर वैसे आप लिख दें ऑर्डर 23 रूल 1 तो कोई ऐसा मजायका नहीं था, लेकिन हमारे यहाँ एक अप्रोच है कि जनाब अवाम को लाइलम ही रखा जाए। तो क्या है जनाब, अप्रोच ऑफ द ऑब्जेक्शन बेस्ड ऑन द बार कंटेन्ड इन द प्रोविजन ऑफ ऑर्डर 23 रूल 1 CPC, इट वुड बी अनफ टू से दैट द subject matter or claim of the second suit as stated above was different from the first suit, and as a result the plaintiff could not be held to be precluded from the instituting the second suit। उनका जनाब ये कोई बार नहीं है कि जनाब उसने पहले दावे में क्यों नहीं मांगे थे पैसे भी। सेकंड सूट जो उसने फ्रेश किया है उसकी काज ऑफ एक्शन ही तब पैदा हुई जब उसका पोजेशन वाला दावा जो था स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का वो डिनाई हो गया। तो इसलिए सेकंड सूट से उसको रोका नहीं जा सकता कि वो फ्रेश सूट करके अपनी रकम रिकवर करे। एक तो 18 साल लग गए उसने अपनी दी हुई रकम लेने के लिए। ये हमारा अदालती इंसाफ है कि डेट पे डेट क्लाइंट नाराज हो जाता है। क्लाइंट जज से तो नाराज हो नहीं सकता, सिस्टम से भी उसने क्या नाराज होना, वो अपने ही वकील से नाराज हो जाता है, जनाब मेरे केस का फैसला नहीं हो रहा। और आगे ये CPC गोरख धंधा जो है वो हमारे पल्ले पड़ा हुआ है पाकिस्तान के। तो नाज़रीन इकराम, बड़ी खूबसूरत जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, जिसे शाहिद वहीद साहब ने लिखा, जिसमें हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के हवाले से बात कर रहे हैं।
और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के हवाले से इसमें यह कहा गया है कि वेदर what is the limitation period if the suit to recover the earnest money is found to be competent। अगर अर्नेस्ट मनी जो रकम दी हुई है आपने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के दावे में प्रॉपर्टी के हवाले से, और उस रकम की वापसी लेने के लिए लिमिटेशन कितनी हो गई, तो इस हवाले से हम बात करते हैं। आर्टिकल 97 डील विद द सूट फॉर मनी पेड अपॉन एग्जिस्टिंग एन एग्जिस्टिंग कंसिडरेशन विच afterwards fail। We say so because a plain reading of its dictates three ingredients for its applicability। First, the suit must be for money। Secondly, such money must have been paid upon a consideration which was in existence at the time of the payment। And lastly, the said consideration must have afterwards failed। उनका जनाब पहले तो ये है कि तब ये कॉज ऑफ एक्शन पैदा होनी है जब जो दावा था वो मनी के मतलब हो, पैसे के मतलब हो। दूसरा ये है कि वो रकम कंसिडरेशन के तौर पर दी हो, और तीसरा उसमें ये है कि कंसिडरेशन जो है नहीं मिली उसे। Be it noted that if all these ingredients are established, the application of Article 97 cannot be resisted। अगर ये तीनों चीज़ें पैदा हो जाती हैं किसी भी कॉज ऑफ एक्शन में, तो फिर उसे 97 उसको रेजिस्ट नहीं करता, उसे लिमिटेशन में टाइम बार में नहीं उड़ाता। एंड द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लिमिटेशन ऑफ 3 years अंडर इट वुड बी नॉट द डेट व्हेन द मनी वाज पेड बट व्हेन द कंसिडरेशन फेल्स। उन्होंने कहा जनाब जब उसने रकम दी थी उसके बाद 3 साल नहीं है, ये उस वक्त हुई है जब वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा डिनाइड हुआ है। ये सबसे अहम बात है। इसी की वजह से वो जो जजमेंट थी जिसका मैंने अभी जिक्र किया, जो जजमेंट ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दी थी, जिसको बाद में फिर जो है वो कह दिया गया कि जनाब ये जजमेंट जो है वो ठीक नहीं है। वो जजमेंट जो थी वो मैं आपको अभी बताता हूँ, इसी केस के हवाले से थी। इसका जिक्र बड़ी डिटेल के साथ इस कोर्ट ने किया है। दिस जजमेंट इज नाउ रिपोर्टेड एज राजा अरशद महमूद वर्सेस मतलूब इलाई पराचा 2016 YLR 2063। यही केस 2016 में हाई कोर्ट ने उड़ा दिया था कि नहीं पैसे नहीं मिल सकते, इसी ऑर्डर 2 रूल 2 के तहत। ये रिपोर्टेड जजमेंट है। इसी केस को फिर अब लाया गया सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने अब ये फैसला 2024 में कर दिया है कि जनाब वो फैसला उसका गलत था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। तो नाज़रीन इकराम, ये हमने इसके इश्यूज को अलग-अलग से डिस्कस किया है। देखें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट मिस्टर जस्टिस मुनीब अख्तर, मिस्टर जस्टिस शाहिद वहीद, मिसेस जस्टिस मुसरत हलाली साहबा, सिविल अपील नंबर 1877/2016 ऑन अपील अगेंस्ट द जजमेंट डेटेड 27/5/2016 पास बाय द इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस्लामाबाद इन सिविल रिवीजन 65/2016। ये उसकी रिपोर्टेड जजमेंट थी। इस केस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने की थी। उस केस को अब उन्होंने चेंज रूल आउट कर दिया उस रिपोर्टिंग को। महबूब अलाई पराचा वर्सेस राजा अरशद महमूद एंड एन अदर। नाज़रीन इकराम, ये दिस direct appeal is by the unsuccessful plaintiff and excites 2 legal questions. The first is whether the plaintiff, after withdrawing his suit for specific performance of the agreement to sell, could file a fresh suit to recover the earnest money and pay to the defendant under the said agreement। ये वही बात ये है कि इसमें 2 क्वेश्चन है इस अपील में जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने है। जस्टिस शाहिद वहीद साहब ने फैसला लिखा है कि जनाब इसमें प्लेंटिफ ने पहले ही दावा किया कि मुझे पोजेशन दिया जाए, जब उसे पोजेशन नहीं मिला, डिनाई हो गया उसका वो दावा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, तो फिर उसने फ्रेश दावा किया कि मुझे जो रकम दी हुई है वही वापस कर दें।
तो क्या इसमें वो जो सेकंड उसने दावा किया लेने का, अपनी रकम लेने का, तो क्या वो कॉम्पिटेंट है उसका? The above question arise from a suit brought by the plaintiff for recovery of earnest money, which was a sequel to his suit for specific performance. ये जो दावा है लेकर आया मुद्दई अपनी जो उसने रकम दी हुई थी बतौर अर्नेस्ट मनी वापस लेने का, वो उसका सीक्वल है जो उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस था उसके बाद ये किया गया है। बोथ सूट्स वाज फाउंड, ये कहां से दोनों सूट निकले हैं? ये एक एग्रीमेंट टू सेल हुआ था 20 जुलाई 2005 को। अब द नीड देयरफॉर इज टू स्टेट द कॉज विच लेड द प्लेंटिफ टू इंस्टीट्यूट बोथ सूट सो एज टू फाइंड ए क्लियर आंसर टू द मोट क्वेश्चन। जो सबसे अहम क्वेश्चन है उसमें यह है इस अपील में कि जनाब उसको काज ऑफ एक्शन जो दोनों की थी वो कब थी, दोनों दावों की। अनवार्निश्ड फैक्ट्स constituting the cause in brevity are that defendant number 2 Raja Arshad Mood was the owner of 1200 canal of land located in Moza Sehala and Moza Gijjar तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट इस्लामाबाद। तो राजा अरशद साहब जो थे वो 1200 कनाल ज़मीन के मालिक थे। ये ज़मीन मोज़ा सहाला में थी जो कि तहसील और डिस्ट्रिक्ट इस्लामाबाद में है। मलक गुलाम मुर्तज़ा नाउ रिप्रेजेंटेड बाय हिज लीगल हेयर, मलक गुलाम मुर्तज़ा नामादा आएगा, उन फौत हो गया होना चाह रहा, उसके लीगल हेयर्स उसको कर रहे हैं, वाज हिज अटॉर्नी। ये राजा साहब का जो है ना गुलाम मुर्तज़ा अटॉर्नी था, पावर ऑफ अटॉर्नी दे देती ना कि हमारी तरफ से तुम कर सकते हो सेल परचेज। ही वॉज अरेड एज डिफेंडेंट नंबर 1 इन दिस सूट। वो जो पावर ऑफ जिसके पास अटॉर्नी था उसको डिफेंडेंट नंबर 1 बनाया गया था। 20 जुलाई 2005 को प्लेंटिफ और डिफेंडेंट नंबर 1 वो जो पावर ऑफ अटॉर्नी था इनके दरमियान एक मुआहदा हुआ कि वो डिफेंडेंट नंबर 2 की जो ज़मीन है जो असल मालिक है उसकी 7,50,000 रुपये पर कनाल पे, और उन्होंने 50 लाख रुपए अर्नेस्ट मनी एडवांस उसको दे दिया। ये उनका एग्रीमेंट हुआ था पर कनाल। आफ्टर दैट सर्टन डिस्प्यूट्स अरोज बिटवीन द पार्टीज। इन फ्रीकैन के दरमियान मुख्तलिफ किस्म के जो थे वो पैदा हो गए झगड़े। द डिटेल ऑफ विच नीड नॉट टू बी मेंशन्ड हियर विच लेड टू द कैंसिलेशन ऑफ द सेल एग्रीमेंट। क्योंकि जनाब आखिरकार ये हुआ कि वो एग्रीमेंट के कैंसिलेशन पे बात आ गई कि जो ये एग्रीमेंट इनका हुआ है 50 लाख रकम भी दी हुई है, ये एग्रीमेंट कैंसिल कर। अकॉर्डिंग टू द प्लेंटिफ द कैंसिलेशन ऑफ द एग्रीमेंट वाज द रिजल्ट ऑफ क्वेश्चन एंड फोर्स एक्सर्टेड ऑन हिम बाय द डिफेंडेंट्स। प्लेंटिफ ने कहा जी जो एग्रीमेंट कैंसिल किया है मैंने, वो इन्होंने मेरे पर दबाव डाला डिफेंडेंट्स ने, इस वजह से ये एग्रीमेंट कैंसिल हुआ है। विच बिकेम द काज ऑफ ब्रिंगिंग अ सूट, द फर्स्ट सूट फॉर डिक्लेरेशन पोजेशन एंड स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीमेंट डेटेड 20 जुलाई 2005, जिसकी वजह से पहला उसने दावा किया कि जनाब मुझे कब्जा दिलवाया जाए ज़मीन का जिसका मैंने सौदा किया। दिस सूट वाज इंस्टीट्यूटेड इन द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट। देयर इज नो डिनाइंग दैट on 6 May 2009 the defendant number 1 appeared before the Deputy Registrar Judicial of the Islamabad High Court and recorded his following statement। तो जनाब दोनों पार्टीज इस बात को मानती हैं कि डिफेंडेंट नंबर 1 वो जिसके साथ इसका मुआहदा हुआ था जो पावर ऑफ अटॉर्नी था वो पेश हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और उसने ये स्टेटमेंट जमा करवाई कि जनाब मैं गुलाम मुर्तज़ा वन गुलाम मलक शेर मोहम्मद डिफेंडेंट नंबर 1 हल्फन कहता हूँ कि प्लेंटिफ का हमारे साथ ये दावा हुआ, ये मुआहदा हुआ था और सूट लैंड वाज ऑन्ड बाय राजा अरशद महमूद। जो राजा अरशद महमूद की वो ज़मीन है इसके मतलब मैंने किया था, मैं पावर अटॉर्नी था।
जो कि डिफेंडेंट नंबर एंड आई वाज अटॉर्नी ऑफ डिफेंडेंट नंबर देयर आफ्टर सम सेटलमेंट was made between the plaintiff and defendant number 2 in which it was decided that the agreement executed between me and plaintiff be cancelled। उनका हमारे दरमियान ये मुआहदा हो गया कि हम ये कैंसिल कर रहे हैं और जो इस अर्नेस्ट मनी है पर प्लेंटिफ की इसको जो है वो एंड अरशद महमूद हैड प्रोमिस टू रिफंड द अर्नेस्ट मनी। अरशद महमूद ने कहा जी हम ये रकम 50 लाख इसको वापस करेंगे। ये उसने ऑन ओथ बयान दे दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाकर। आफ्टर एज द अदर डिफेंडेंट्स इन द केस वर नॉट प्रेजेंट ऑन द डेट, दूसरे डिफेंडेंट उस दिन डेट पर नहीं मौजूद थे जो असल मालिक थे। वो ये तो अटॉर्नी था ना जो असल मालिक थे। व्हेन द अबव सेटलमेंट वाज रिकॉर्डेड, व्हेन द अबव स्टेटमेंट वाज रिकॉर्डेड, नोटिसेस वर इशूड टू देम, नोटिस उनको इशू किए थे कि जनाब ये देना चाहता है बयान। इट इज आल्सो ऑन रिकॉर्ड दैट बेस्ड on the above statement the plaintiff subsequently applied for withdrawal of suit with permission to file a fresh one। ये बात रिकॉर्ड पर है कि उनको बाकी जो डिफेंडेंट्स थे उनको भी नोटिस जारी किए गए थे कि जनाब आए अदालत में, और साथ ये भी बात रिकॉर्ड पर है कि मुद्दई ने ये कहा था कि ये मैं दावा वापस ले रहा हूँ और नया दावा फ्रेश सूट करूंगा, इसकी परमिशन भी ली थी। जरा उसने पैसे भी तो अपने लेने थे ना। नोटिस वाज इशू टू द डिफेंडेंट्स ऑन दिस एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन जिसका सीएम नंबर 249/2013 था, नोटिस किए गए 3 जुलाई 2013 को एंड फाइनली ऑन 18 नवंबर 2013 द सूट वाज डिसमिस्ड एज विथड्रॉन। वो जो सूट था उसने वापस ले लिया कि अब मैं नया दावा करूंगा एंड परमिशन वाज नॉट गिवन टू इंस्टीट्यूट अ फ्रेश सूट। उसने एप्लीकेशन दी कि जनाब मैं नया दावा करने की मुझे इजाजत दी जाए। नोटिस डिफेंडेंट को इशू किए गए, सूट डिसमिस कर दिया गया। अब मुद्दई ने अदालत को कहा कि जनाब देखें ये उनका बयान आ गया है, अब आप इसको क्या करें, मुझे वापस, मैं सूट वापस लेना चाहता हूं फ्रेश परमिशन से। उसका सूट ही डिसमिस कर दिया गया और उसे परमिशन भी नहीं दी गई। A perusal of the record indicates that on 13 फरवरी 2014 the plaintiff brought his second suit for recovery of rupees 50 लाख रुपए के लिए वो दूसरा उसने दावा दायर किया। This suit was instituted in the civil court इस्लामाबाद वेस्ट। ये इस्लामाबाद वेस्ट में ये दावा दायर किया गया। It is evident from the contents of the plaint of the suit that it stated the facts up to withdrawal of the first suit। प्लेंट के दावे के मंदरजा से ये पता चलता है कि ये बयान किया गया कि ये जो विड्रॉ किया है पहला सूट, उसके बाद हमने ये सूट दायर किया। द काज फॉर इंस्टीट्यूटिंग दिस सूट वाज स्टेटेड टू बी permitted on the statement recorded by defendant number 1 before the Deputy Registrar Judicial of Islamabad High Court। उन्होंने जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिप्टी रजिस्ट्रार के सामने बयान दिया था डिफेंडेंट नंबर 1 ने। इसकी वजह से अब ये कॉज ऑफ एक्शन पैदा हुई है कि ये बाकी पैसे हमसे ले ले, वो दावा कैंसिल समझा जाए। डिफेंडेंट नंबर 1 फाइल्ड cognate while defendant number 2 invoked the order seeking rejection of the plaint। उसने कहा जनाब, डिफेंडेंट नंबर 2 ने कहा कि जनाब इस प्लेंट को जो है ना वो रिजेक्ट कर दिया जाए, प्लेंट को ये दावा ही गलत हुआ है। ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत, यानी 711 जो है इसके तहत उसने कहा जी इस दावे को खारिज किया जाए, हम इस दावे को नहीं मानते, ये दावा अब नहीं बनता। यानी कि ये सूरत हाल बनी कि एक तो उसको प्रॉपर्टी भी नहीं दी, दावे भी उससे कैंसिल करवा दिए, और अब ये कह रहे हैं कि जनाब तुम्हें हमने पैसे भी नहीं देने क्योंकि तुम्हारा दावा खारिज हो चुका है। इस तरीके से यानी कि उसको उन्होंने जो मुद्दई था लेकिन जो डिफेंडेंट नंबर 1 अटॉर्नी था ना, उसने कहा हाँ जी ये मैंने तो
कहा था कि इसको पैसे मिलने चाहिए, उसने उसका इकबाल किया, कोजनोवेट किया, इतराफ किया। सीकिंग रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट ऑन 4 ग्राउंड्स, 4 ग्राउंड पर उन्होंने कहा जिसे 711 में इस दावे को खत्म किया जाए। पहली ये थी कि जनाब द फर्स्ट सूट वाज टू इंक्लूड द होल ऑफ द क्लेम, पहले दावा जो उसने किया था उसमें पूरा क्लेम होना चाहिए, बट द प्लेंटिफ ओमिटेड टू यूज फॉर द रिलीफ ऑफ रिकवरी ऑफ द अमाउंट, लेकिन जो मुद्दई है वो भूल गया, वो नहीं कर सका रिकवरी का दावा साथ, एंड ओनली सूट फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द एग्रीमेंट, उसने सिर्फ एग्रीमेंट की परफॉर्मेंस के ऊपर दावा किया। एज सच द सेकंड सूट वाज बॉर्ड अंडर ऑर्डर 2 रूल 2 सीपीसी, तो फिर ये जो दूसरा दावा किया है वो ऑर्डर 2 रूल 2 सीपीसी के तहत वो टाइम बॉर्ड है। सेकेंडली सिंपल विड्रॉवल ऑफ द फर्स्ट सूट अंडर ऑर्डर 23 रूल 1 सीपीसी रेंडर द सेकंड सूट इनकॉम्पिटेंट, पहला दावा जो था वो ऑर्डर 23 रूल 1 सीपीसी ये कहता है कि सेकंड पहला दावा जो था विदाउट परमिशन विड्रॉ किया गया, इसलिए ये कॉम्पिटेंट नहीं है। अब उसने तो परमिशन मांगी थी, अदालत ने ही उसको डिसमिस कर दिया था। थर्डली एज पर सेक्शन ऑफ 19 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 द प्लेंटिफ आर्ट टू हैव क्लेम्ड कंपनसेशन इन हिज फर्स्ट सूट, तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सेक्शन 19 ये कहता है कि जनाब आपने कंपनसेशन जो है वो पहले दावे में मांगनी थी। एंड लास्टली द सेकंड सूट वाज बार्ड बाय टाइम, जो दूसरा दावा फ्रेश दावा किया गया वो टाइम बार्ड था जिसमें उसने पैसे अपने 50 लाख रुपए मांगे थे। द प्लेंटिफ बाय हिज रिप्लाई कंटेस्टेड ईच ऑफ द ग्राउंड, प्लेंटिफ ने हर एक ग्राउंड पे जो है उसका अपना दफा पेश किया। बड़ा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। इस वक्त मेरे साथ मेरे साथी अहमद रजा मौजूद हैं। मोहम्मद अहमद रजा मुझे असिस्ट कर रहे हैं इस केस में और वो रिकॉर्डिंग में भी मेरा साथ देते हैं। मोहम्मद अहमद रजा साहब का बड़ा कंट्रीब्यूशन है, वो भी लॉ स्टूडेंट हैं, मेरे बेटे हैं, बहुत होनहार और फर्माबरदार बेटे हैं जो मेरे साथ केस लॉ को करवाते हैं। वो भी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं और ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो को रिकॉर्ड कराने में उनका कंट्रीब्यूशन है। तो मैं ये समझता हूँ कि अहमद रजा साहब देख रहे होंगे कि इस वक्त वीडियो कितनी लेंथी बनती जा रही है, लेकिन इसमें आप लोगों का फ़ायदा है कि हमने ये आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। हमारा भी फ़ायदा है कि मुझे समझ आ रही है, मैं जब ये बेसिकली जब मैं चीज़ बोलता हूँ, पढ़ता हूँ, सीखता हूँ तो उसका मुझे भी फ़ायदा है। लेकिन इसके साथ साथ हम इसे क्या करते हैं, अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी, हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया। 12 सफ़े की जजमेंट है, 10-12 सफ़े की है। Taking stock of the material placed on record and appraising the rival contention of the party, the trial court came to hold that recording of evidence is necessary to answer the question. फ्रेश सूट जो फाइल हुआ उसमें ट्रायल कोर्ट ने कहा जनाब कि अब इसका एविडेंस लिए जाए, शातें रिकॉर्ड की जाए। तो जनाब whether the statement of defendant number 1 recorded before the deputy registrar judicial was binding on defendant number 2, defendant number 2 पे defendant number 1 की वो बाइंडिंग थी जो उसने वो स्टेटमेंट दी। देखें वायदा तो डिफेंडेंट नंबर 1 ने किया था ना, एग्रीमेंट उसके तो वो अटॉर्नी था डिफेंडेंट नंबर 2 का, तो डिफेंडेंट नंबर 1 ने ये कहा कि ठीक है वो कैंसिल कर दें एग्रीमेंट तो आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। तो अब ये क्वेश्चन यहाँ पे पैदा ये हो रहा है कि उसके ऊपर बाइंडिंग है या नहीं है। As such, it was premature to say about the question of limitation and applicability of Order 2, Rule 2 CPC and Section 19 of Specific Relief Act 18. The application seeking rejection of the plaint was thus dismissed by the order dated 24 नवंबर 2015. ये जो प्लेंट को रिजेक्ट करने वाली बात थी, दावा को रिजेक्ट करने वाली बात थी, उसको नहीं माना, डिसमिस कर दिया अदालत ने। पर नहीं यार, उसके साथ आपने वादा किया था कि हम तुम्हें पैसे देंगे। Defendant number 2 was not satisfied with the finding returned by the trial court and therefore sought revision. तो defendant number 2 था ना, जो असल मालिक था और उसने अटॉर्नी दिया हुआ था 1 को, वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ, वो सिविल रिवीजन में चला गया जनाब।
High Court found merit in the stance of defendant number 2 and proceeded to observe that the relief claimed by the plaintiff was available when filing the first suit. इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जनाब कहा कि नहीं, इसको रिलीफ उस वक्त ही लेना चाहिए था जब इसने दावा किया था, तो even so he deliberately chose to file a suit for specific performance for the agreement and thus the bar of order 2 rule 2 CPC was attracted. तो जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि the suit was found to be out of time and also incompetent under order 23 rule 1 CPC. However, the High Court did not say anything about section 19 of Specific Relief Act. Specific Relief Act के सेक्शन 19 के बारे में उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने कहा जी ऑर्डर 23 रूल 1 CPC जो है ना वो इनकॉम्पिटेंट है इस मामले में, और ऑर्डर 2 रूल CPC अट्रैक्टेड है. बाय जजमेंट डेटेड 27 मई 2016 द रिवीजन वाज ग्रांटेड. रिवीजन दे दी गई जनाब. तो जनाबे वाला इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को, इसी मैटर में, द जजमेंट इज नाउ रिपोर्टेड एज राजा अरशद महमूद वर्सेस मतलूब इलाई राचा 2016 YLR 2063. ये केस इसको रिपोर्ट कर दिया. अब ये रिपोर्टिंग में नहीं है, अब रिपोर्ट तो हो गया, लेकिन ओवर रूल हो जाएगा. अब इसको नहीं माना जाएगा जो ये बात की गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बड़ी अदालत की अथॉरिटी इसके ऊपर आ गई है. Having not noted the facts which gave rise to the cause of action of each of two suits, we have to determine which of the courts below has correctly dealt with the objection to maintainability of second suit. क्योंकि जनाब हमने दोनों अदालतों को हमने देखना कि किस अदालत ने मेंटेनेबिलिटी को, काबिल समात होने के मामले को दुरुस्त तौर पर देखा है. In furtherance of this objective, in the first place, it is to be looked into whether the second suit for recovery of earnest money was barred by the provision of Order 2, Rule 2 CPC. It is now outlined that this rule is intended to deal with the vice of splitting a cause of action. It provides that a suit must include the whole of any claim that the plaintiff is entitled to make in respect of the cause of action on which he sues, and that if he omits to sue for any relief to which his cause of action which would entitle him, he cannot claim in its subsequent suit. यानी कि उसने, इन्होंने कहा कि जनाब ऑर्डर 2 रूल 2 CPC यही कहता है कि आपने एक ही काज, जो काज ऑफ एक्शन है उस एक एग्रीमेंट के तहत उसको एक ट्रांजैक्शन के तहत उसको इकट्ठा ही मांग लेना है, बाद में आपने फ्रेश सूट नहीं करना, वरना वो टाइम बार्ड हो जाएगा. द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस salutary rule is doubtlessly to prevent a multiplicity of suit. इसका मकसद तो ये था ना कि बहुत ज्यादा लिटिगेशन ना हो. It is to be noted that alongside the above, this rule does not require that when several causes of action arise from one transaction. मगर ना जब ये जो रूल है उस वक्त नहीं चलता ऑर्डर 2 रूल 2, जब बहुत सारी काज ऑफ एक्शन एक ट्रांजैक्शन में पैदा हो. भी एक काज ऑफ एक्शन अब पैदा हुई है, एक बाद में हुई है. जैसे इस केस में है कि काज ऑफ एक्शन पैदा तब हुई है जब उसने दूसरी काज ऑफ एक्शन पैसे वापस लेने की तब पैदा हुई है जब उसने इनकार कर, कैंसिल हो गया एग्रीमेंट, सूट विड्रॉ कर लिया. दिस प्रोपोजिशन गेट्स स्ट्रेंथ फ्रॉम चैटी वर्सेस प्लेंगेफिया, ये प्रीवी काउंसिल का फैसला, जिसमें यह कहा गया कि ऑर्डर 2 रूल 2 CPC is directed to securing the exhaustion of the relief in respect of a cause of action and not to include in one and the same action of different causes of action. करना, आप काज ऑफ एक्शन जब पैदा होता है उस वक्त तो आप उसको कर सकते हैं, लेकिन तमाम काज ऑफ एक्शन को इसमें शामिल नहीं किया जा सकता. इवन दो दे अराइज फ्रॉम द सेम ट्रांजैक्शन, बेशक वो एक ट्रांजैक्शन से पैदा हुए हैं काज ऑफ एक्शन, लेकिन वो अगर वो एक, अब एक उस वक्त काज ऑफ एक्शन पैदा हुआ, उस वक्त उसका काज ऑफ एक्शन ये था कि उसे कब्जा दिया जाए प्रॉपर्टी का. दूसरा काज ऑफ एक्शन उस वक्त पैदा हुआ जब उसे वो कैंसिल हो गया एग्रीमेंट. अब काज ऑफ एक्शन दूसरा पैदा ही तब हुआ जब डिनाई हुई वो ट्रांजैक्शन ही डिनाइड हो गई, एग्रीमेंट डिनाइड हो गया. The first suit was brought alleging that the defendants illegally got cancelled in an agreement to sell dated 20 July 2005, and as such the plaintiff claimed as degree of possession of the property by a specific performance of the said agreement. तो जैसे मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया
कि ये जो मैटर है इसमें 5 पॉइंट बनते हैं, 4 पॉइंट बनते हैं बड़े अहम, जिससे हम इस केस की सारी जो है वो थीम समझ जाते हैं। कि पहली थीम ये है कि जनाब प्लेंटिफ शुड सू फॉर ऑल कॉजेज ऑफ एक्शन। क्या उसको इकट्ठा ही सब कॉज ऑफ एक्शन का करना चाहिए था? जब इफ दीज आर अराइजेज फ्रॉम वन ट्रांजैक्शन, जो कि एक ट्रांजैक्शन से हो इस में, द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सैल्यूटरी रूल इज डाउटलेसली टू प्रिवेंट ए मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट। मतलब यह है कि ऑर्डर टू रूल टू कहता है कि बहुत सारा ट्रांजैक्शन ना हो। दूसरा, फिर इस लैंडमार्क जजमेंट में यह हुआ कि क्या प्लेंटिफ ने जब सूट विड्रॉ किया स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का और फ्रेश सूट की उसने दरखास्त दी कि मैंने रिकवर करने हैं पैसे, तो क्या उस वक्त वो केस वो कर सकता था? The plaintiff, after withdrawing his suit for specific performance of agreement to sell, could file a fresh suit to recover the earnest money paid to the defendant under the said agreement. भाई वो पैसे, वो डिनायल वाला फैक्टर बाद में पैदा हुआ है, पहले सिर्फ पोजेशन वाला फैक्टर था। इसी तरह नाज़रीन इकराम के जो whether the plaintiff after withdrawing whether the plaintiff should sue for all cause of action in one suit, वो कैसे कर सकता था? अभी वो कॉज ऑफ एक्शन पैदा ही नहीं हुआ था। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसके ये जो 5-4 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, इस तफसील के साथ हमने इस वीडियो में उनका डिस्कस किया है। और इसमें उन्होंने वो फाइंड इट नेसेसरी, अदालत का कंक्लूड कर रही है, to observe that suits for recovery of earnest money after failure of a suit for specific performance is a common law development and dates back to more than a century. जनाब 100 साल से पहले का ये कॉमन लॉ बन चुका है, जिसका हवाला उन्होंने दिया भी। टू द लीगल माइंड दिस प्रोसीजरल एस्पेक्ट इज करेक्ट। ये प्रोसीजरल अफेक्ट जो हवाला है ये बेहतर है। बट व्हाट इज वर्थ नोटिंग which this case effectively illustrates is that the sale agreement was executed on 20 जुलाई 2005 को सेल एग्रीमेंट हुआ। उसके बाद उसने दावा तमील मुख्तस दायर कर दिया। केस जो है वो 18 नवंबर 2013 तक चला, 8 साल की लिटिगेशन तक, और 13 फरवरी 2014 को दूसरा सेकंड राउंड ऑफ लिटिगेशन शुरू हुई पैसे वापस लेने के लिए। 13 फरवरी 2014 को second round of litigation was brought by plaintiff to recover earnest money to which the cause of action arose after the dismissal of the first suit for specific performance and has reached us in appeal in 18 years। कुछ 18 साल तक अपील में ये लग गए इसको हमारे पास आने में। In total, these two rounds of litigation starting with this same agreement will complete 19 years of litigation this year. The famous saying of Justice Oliver Wendell Holmes fits here perfectly. The life of law has not been logic। ये जनाब जस्टिस साहब ने लिखा है। It is advisable to suggest that the suitable amendments to Specific Relief Act 1877 be made so as to do away with the such litigation and reduce the burden on the courts। जनाब इस स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1870 में तरामीम की जाएं ताकि अदालतों पर जो है ना वो बोझ कम हो सके। Giving the preceding discussion, we conclude that the opinion propounded by the Islamabad High Court suffer from misreading of facts and misapplication of law, and this cannot be approved. This appeals therefore succeed the judgment dated 27 May 2016 of the Islamabad High Court is set aside, and the resultantly the application filed by the defendant number 2 under order 7 Rule 2 CPC is dismissed. The trial court is directed to decide on the merits of the suit in accordance with law. The registrar of this court shall forward a copy of this judgment to the Honorable Chairperson of Law and Justice Commission, Attorney General of Pakistan, Secretary Law to Government of Pakistan and to provincial government for their information and necessary action। जनाब वाला, आज आपकी खिदमत में ये बड़ी अहम जजमेंट हमने पेश की। 10 सफ़े की जजमेंट थी जिसमें हमने दावा तमील मुख्तस के मुख्तलिफ मंदरजात को डिस्कस किया। आपको मेरी गुफ्तगू में अगर कोई कमी कोताही लगी हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, ज़ाहिर मेरी कमज़ोरी है।
अगर आपको बेहतर लगे हो तो ये मेरे अल्लाह का करम है, मेरा उसमें कोई कमाल नहीं है। अल्लाह ताला हम सब पर अपना ख़ास करम फरमाए। अशरफ आसमी एडवोकेट को लाहौर से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।